हेलो दोस्तों, प्रियस आईएएस में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। फंडामेंटल मौलिक अधिकार का अगला भाग लेकर आए हैं, जहां से खत्म किए थे हमने। तो देखते हैं अनुच्छेद 14 से। अनुच्छेद 14 क्या है? ये है कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। ये है कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14 जो है दो भाग में है। इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, अब देखते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर भी है, ये बहुत जरूरी चीज है। अब देखिए अनुच्छेद 14, राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 कह रहा है कि कोई भी राज्य जो है, जो अनुच्छेद 12 में पढ़े थे, वो राज्य कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह प्रावधान सभी व्यक्तियों को, चाहे नागरिक हो या विदेशी, अधिकार प्रदान करता है। समझने योग्य यह है कि अनुच्छेद 14 सबके लिए है, नागरिक हो या गैर नागरिक है, ये सबके लिए है। गैर नागरिक और नागरिक दोनों के लिए भी है। इसके अलावा व्यक्ति शब्द में कानूनी व्यक्ति जैसे वैधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत सोसाइटी या किसी अन्य प्रकार के कानूनी व्यक्ति शामिल है। और कहने का मतलब है कि हम यदि व्यक्ति शब्द का जो प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 14 में, उसमें केवल व्यक्ति ही नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल निगम है, कंपनियां है, पंजीकृत सोसाइटी है, ये सारे के सारे उस व्यक्ति में लीगल आइडेंटिटी में आती है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटिश मूल की है, ये आपको समझने योग्य है। जो कहने का मतलब है, जो कानून के समक्ष समानता है वो कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटिश मूल का है, ब्रिटेन से लिया गया है। ये आपको समझना होगा। आगे कानून के समान संरक्षण, जो कानून के समान संरक्षण है, ये कहां से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। दो चीजें हैं, कानून के समक्ष समानता ये कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। वहीं कानून के समान संरक्षण ये कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। पहली अवधारणा कानून के समक्ष समानता का अर्थ है। अब कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशेषाधिकार का अभाव, मतलब किसी भी व्यक्ति का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, सबका इक्वल होना चाहिए, सब समान रूप से होना चाहिए। दूसरा, सामान्य कानून अदालतों द्वारा प्रशासित कानून के सामान्य कानून के प्रति सभी व्यक्तियों का समान अधीनता, मतलब कानून यदि कोई भी हो तो वो सब पे बराबरी लगेगा, किसी पर ऊंच और नीच करके नहीं लगेगा। और इस बात को लेकर नहीं लगेगा कि कोई भी व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, ऊंच हो, निम्न हो, अधिकारी हो या गैर सरकारी हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। रूल ऑफ लॉ सबके लिए है। कहने का मतलब ये है। आगे देखिए, दूसरी ओर जो दूसरी अवधारणा है कानून के समान सुरक्षा, मतलब वही संरक्षण का अर्थ है कानून द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार और लगाए गए दायित्व दोनों में समान परिस्थितियों में उपचार की समानता है। कहने का मतलब होता है कि ये अवधारणा, कहने का मतलब है कि जिस पर इक्वालिटी लगाया जाएगा वो समान रूप से होना चाहिए। जैसे देखा जाए तो एसी एसटी है तो वो समान, सबके सब समान है, उनमें ऊपर इक्वालिटी लगेगा। या मान लीजिए कि एक क्लास है तो इस क्लास में सबके ऊपर इक्वालिटी लगेगा। ऐसा नहीं है कि इस क्लास के और बाकी दूसरे क्लासों के सेम इक्वालिटी लगा दो, समान रूप से जो लोग हैं उन्हीं के ऊपर इक्वालिटी लगेगा। समान स्थिति वाले सभी व्यक्तियों पर समान कानूनों का समान अनुप्रयोग, बिना किसी भेदभाव के समान के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। समझ में आया? किसी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार
पहली नकारात्मक अवधारणा है जबकि दूसरी सकारात्मक अवधारणा है। समझ में आया? पहली वाला जो है वो नकारात्मक है, नेगेटिव है। क्यों? राज्य को बाउंड करता है कि भैया आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरा सकारात्मक है और ये कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन कैसे? कि इक्वालिटी आपको लगानी है सेम तरीके के लोगों को। यदि गरीब है तो गरीब के बीच में, एसी एसटी है तो उनके बीच में, ओबीसी है तो उनके बीच में, ईडब्ल्यूएस है तो उनके बीच में इक्वालिटी होना चाहिए। ना कि आप कंपेयर कर दो कि एसी एसटी या ओबीसी, दोनों को आप कंपेयर करके नहीं कर सकते हो। इसीलिए राज्य को यह विशेषाधिकार देता है और यह कहता है, इसीलिए सकारात्मक है। हालांकि ये दोनों का उद्देश्य कानून, स्थिति, अवसर और न्याय की समानता को स्थापित करना है और दोनों का काम है कानून के शासन को लागू करना। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जहां समान और असमान के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि समान और असमान के बीच में यदि हम इक्वालिटी लागू करेंगे तो ये इक्वालिटी लागू नहीं हो सकता है, समान रूप से इक्वालिटी लागू होगा। यह है आपका अनुच्छेद 14। अभी देखिए इसमें बहुत सारे चीजें हैं, ध्यान से देखिए। जबकि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान पर रोक लगाता है, वह कानून द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन देन की उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है, लेकिन वर्गीकरण मनमाना, कृत्रिम और टाल मटोल करने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि ये समझदार अंतर और पर्याप्त अंतर पर आधारित होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 14 जो है ये आपको राज्य को हक देता है। ये क्या हक देता है? कि कानून द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन देन के उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है कि आप अलग अलग करके देखो और उसमें समानता लाने की कोशिश करो। यहीं से निकला है कानून का शासन। और कानून के शासन क्या कहता है बेटा? कानून के समक्ष समानता, जो आपके कानून के समक्ष समानता है कि अवधारणा ब्रिटिश न्यायविद एडी डाइसी के द्वारा प्रतिपादित कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है। मतलब जो कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, ये किसने निकाला था? तो ये ब्रिटिश एक जज थे जिनका नाम था एबी डाइसी। और एबी डाइसी ने ही रूल ऑफ लॉ, कानून की शासन की अवधारणा दिया था। इनकी अवधारणा में निम्नलिखित 3 तत्वों की पहलू है। अब ये क्या है कानून का शासन? तो पहला देखते हैं, मनमानी शक्ति का अभाव, अर्थात कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। कानून का शासन का मतलब यह होता है कि पहला यह कहता है कि यदि कोई कानून तोड़ता ही नहीं तो अब किसी भी व्यक्ति को आप दंडित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कानून सर्वोच्च है, सुप्रीम है, संविधान ही। दूसरा, कानून के समक्ष समानता, अर्थात समान कानून अदालतों द्वारा प्रशासित भूमि के समान कानून के लिए सभी नागरिकों, अमीर, गरीब, उच्च निम्न, अधिकारी या गैर अधिकारी की समान अधीनता। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो, उच्च हो, धनी हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, सब कानून के सामने बराबर है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। व्यक्ति के अधिकारों की प्रधानता यानी संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत होने के बजाय कानून की अदालतों द्वारा परिभाषित और लागू किए गए व्यक्ति के अधिकार का परिणाम है। कहने का मतलब है जो लोगों की फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है भाई, ये व्यक्तिगत नहीं, ये परिभाषित किया जाएगा किसके द्वारा? तो अदालतों द्वारा परिभाषित किया जाएगा कि जो चीजें लिखा हुआ है मौलिक अधिकार में उसका अर्थ क्या है। पहला और दूसरा तर्क भारतीय प्रणाली पर लागू होता है, तीसरा नहीं। इसमें पहला और दूसरा जो है ये हमारे इंडियन संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लागू होता है, बाकी ये तीसरा लागू नहीं होता। आगे देखिए, भारतीय व्यवस्था में संविधान की व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अनुच्छेद 14 में
सन्निहित कानून का शासन संविधान का एक बुनियादी विशेषता है। कहने का मतलब यह है जो ये कानून का शासन है ये बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब मूलभूत सिद्धांत है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है, ये जरूरी चीज है। जो अनुच्छेद 13 में मैंने उस दिन समझाया था बेसिक स्ट्रक्चर मूलभूत सिद्धांत क्या है, तो ये मूलभूत सिद्धांत में आता है। अतः इसे संशोधन द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 13 में हमने उस दिन देखा था कि इसको संशोधन नहीं किया जा सकता है संसद द्वारा 368 से। अब देखिए समानता का कुछ अपवाद है। अब कहां पर आप समानता नहीं लगा सकते, कहां ऐसी चीजें हैं जो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम इसको समान रूप से देखा जाए। कानून के समक्ष समानता का नियम पूर्ण नहीं है, इसके संवैधानिक और अन्य अपवाद भी है, इनका उल्लेख नीचे किया गया है। जैसे भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को निम्नलिखित छूट प्राप्त है, अनुच्छेद 361। अब जैसे राज्यपाल है और राष्ट्रपति है, इनको छूट दिया गया है। अब इनको नहीं लगा सकते कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है और राष्ट्रपति और राज्यपाल अलग है क्या, ऐसा आप नहीं कह सकते हो। इनको छूट दिया गया है अनुच्छेद 361 में, जो इनका अधिकार है। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यालय की शक्तियां और कर्तव्यों का प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। मतलब राष्ट्रपति और गवर्नर जो भी काम करेंगे वो उनकी जवाबदेही सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी। उनके पोस्ट पे रहते हुए प्रेसिडेंट हो या राज्यपाल हो, उन पे केस नहीं चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास का कोई प्रक्रिया इनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत से जारी नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति है और राज्यपाल है, उनके पोस्ट पर रहते हुए अब उन पे कोई भी केस नहीं चलाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में उनकी व्यक्तिगत क्षमता में किए गए किसी भी कार्य के संबंध में, चाहे उनके कार्यालय में प्रवेश करने से पहले या बाद में या 2 महीने के समाप्ति तक कोई भी नागरिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। मतलब जो भी उनका ऑफिस का काम है उसके खिलाफ आप राष्ट्रपति को दंडित नहीं कर सकते हैं, या तो राष्ट्रपति को या राज्यपाल को। कोई भी व्यक्ति संसद में किसी भी सदन या विधानसभा के किसी भी सदन के किसी भी कार्रवाई को काफी हद तक सच्ची रिपोर्ट के समाचार पत्र जैसे रेडियो टेलीविजन में प्रकाशन के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी नागरिक आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जो 361A में कहा गया है। मतलब सदन जो है, जो MP और MLA है, जो सदन में चर्चा करेंगे और यदि उसकी रिपोर्टिंग की जाती है जैसे रेडियो या टेलीविजन पे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है यदि वो सही कह रहे हैं तो अपने से घुमा के कहेंगे तब तो होगा ही होगा। आगे देखिए, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त संरक्षण केवल अदालती कार्रवाई से छूट का है, न कि विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए कार्रवाई शुरू करने की स्थिति में सदन की कार्रवाई से। कहने का मतलब है कि ये कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सदन में उसको पनिश नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, छूट तभी समाप्त होती है जब वो साबित हो जाए कि प्रकाशन दुर्भावना से किया गया था या उसका संबंध सदन के किसी भी गुप्त बैठक की कार्रवाई से है। अब दूसरा कह रहा है कि भैया जो टेलीविजन और रेडियो या कोई भी सोशल मीडिया पे यदि गुप्त तरीके से कोई कमेटी बैठी है या उसमें बहस हो रही है और उसका प्रकाशन आप करते हैं, तो वहीं पर आपका विशेषाधिकार जो है वो आपके चौथा पिलर जो है ना उसका खत्म हो जाता है। चौथा पिलर कौन है? ये मीडिया है, ठीक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए मीडिया, और इसीलिए इसको विशेषाधिकार दिया गया है। ठीक है, संसद का कोई भी सदस्य संसद या उसके किसी समिति में कहीं
गई किसी बात दिए गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब संसद या विधानसभा में जो भी वोटिंग पड़ता है, अब इसका उत्तरदायी आप इसके लिए नहीं कह सकते कि उन्होंने वोटिंग क्यों दिया। कोई बिल है, किसी एमएलए ने या एमपी ने उसके खिलाफ कर दिया, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते ये बात करने के लिए कि भैया इन्होंने बिल का समर्थन क्यों नहीं किया। आगे देखिए, किसी राज्य के विधानमंडल का कोई भी सदस्य विधानमंडल या उसके किसी समिति में कही गई किसी भी बात दिए गए किसी वोट के संबंध में किसी भी अदालत में कोई कार्रवाई उत्तरदायी नहीं होगा। अनुच्छेद 194 कहता है, बात वही है। आगे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह कहता है कि अनुच्छेद 31C 14 का अपवाद है। इसमें प्रावधान है कि अनुच्छेद 39 बी और सी में निहित निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए राज्य द्वारा बनाए गए कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि उसका उल्लंघन करते हैं। अनुच्छेद 14 सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जहां अनुच्छेद 31C आता है, अनुच्छेद 14 बाहर चला जाता है। कहने का मतलब सिंपल सी है, यदि 31C को लागू करोगे तो अनुच्छेद 14 चला जाता है। कहने का मतलब होता है कि ये यहां पर 31C में यह कहा गया है कि 39 और बी और सी को, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्व 39 बी और सी में है जो सोशल जस्टिस की बात करता है, यदि उसको लागू करते हो तो क्या नहीं होगा, अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता। इस बात पे आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे नहीं जा सकते हो कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। छठवां देखिए, विदेशी संप्रभुता, राजदूत और राजनयिक की आपराधिक और नागरिक कार्रवाई से छूट प्राप्त है। कहने का मतलब है जो एम्बेसी में विदेश के लोग बैठे हुए हैं भारत में, उन पे भी इक्वालिटी लागू नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं हो सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी एजेंसियों को राजनयिक छूट प्राप्त है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के ऑफिसर है जो भारत में है, उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। समझ में आया क्या? इतना अपवाद है अनुच्छेद 14 का। आगे देखिए, अगला आर्टिकल बहुत मजेदार है, और यह है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे अब समझेंगे। अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, याद रखिएगा, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 राज्य के खिलाफ है कि राज्य कोई भी व्यक्ति को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान पे के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है किसी भी नागरिक के साथ। इस प्रावधान में दो महत्वपूर्ण शब्द है, भेदभाव और केवल। भेदभाव शब्द का अर्थ है दूसरों के संबंध में प्रतिकूल भेद करना या दूसरों से प्रतिकूल अंतर करना। केवल शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि अन्य आधार पर भेदभाव निश्चित नहीं है। कहने का मतलब है कि दो शब्द का प्रयोग किया गया है। एक है भेदभाव। भेदभाव का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन, एक दूसरे से एक के लिए कुछ और करो, दूसरे के लिए कुछ और करो, ये नहीं कर सकते हो। और वहीं पर दूसरा ये कहता है केवल शब्द का प्रयोग मतलब ये जो धर्म है, मूलवंश है, जाति है, लिंग है और जन्म स्थान है, इसी पर भेदभाव नहीं कर सकता राज्य। इसके अलावा किसी भी चीज पर यदि उसको लगेगा कि भेदभाव करना चाहिए तो वो कर सकता है। जैसे वुमेन और चाइल्ड के लिए है विशेषाधिकार है कि उनके लिए राज्य कुछ काम करे, अच्छा काम करे, जैसे SC/ST के लिए, OBC के लिए और EWS भी जोड़ दिया गया है। समझ में आया क्या? तो देखिए ये हमारे कानून में लिखा है। कानून में, अब इस कानून में ये तो नहीं, ये तो संविधान का भाग है, तो आप तो समझ ही सकते हैं। अब भेदभाव का अपवाद क्या है? भेदभाव का अपवाद क्या है? गैर भेदभाव के इस समान नियम के 3 अपवाद है। जैसे 15C
15(3) राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए कोई भी विशेष प्रावधान करने की अनुमति है। मतलब मैंने यही बोला कि राज्य क्या कर सकता है, महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए कोई भी काम कर सकता है। स्थानीय निकाय महिलाओं में सीटों का आरक्षण और बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा प्रावधान, जैसे बिहार में आपका वुमेन के लिए रिजर्वेशन है, 35% है, तो वो रिजर्वेशन दे सकता है। ये संविधान ने राज्य को दिया है। वही अनुच्छेद 4 राज्य की नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कोई विशेष प्रावधान करने की अनुमति है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं में सीट का आरक्षण या शुल्क में रियायत, और ये कहता है कि भैया शिक्षा में जो है वो क्या कर सकता है, तो रिजर्वेशन दे सकता है पिछड़ी जाति को, अनुसूचित जाति को, या एसी और एसटी को। कहने का मतलब है एसी और एसटी को। आगे देखिए 5वां क्या कहता है, राज्य को नागरिक के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए अनुसूचित जाति के निजी शैक्षिक संस्था चाहे सहायता प्राप्त हो या शिक्षण प्रवेश के संबंध में कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को छोड़कर राज्य द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है, उसी के लिए है भैया। अंतिम प्रावधान है जो 2005 में 93वां संशोधन नियम में लागू हुआ था, और इस प्रावधान को प्रभावी करने के लिए केंद्र ने केंद्रीय शैक्षिक संस्था अधिनियम 2006 बनाया था। यही इसको लागू करने के लिए, चौथा को लागू करने के लिए जो शिक्षा पे रिजर्वेशन है, इसका है आपके अधिनियम 2000। कौन सा है? केंद्रीय शैक्षिक संस्था अधिनियम 2006, जिसमें सभी केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी को 27% कोटा का प्रावधान दिया गया था, और ये अधिनियम 2006 में बना था। ये आप याद करके रखेंगे। अप्रैल 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन अधिनियम और ओबीसी कोटा अधिनियम दोनों की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि कानून लागू करते समय ओबीसी के बीच क्रीमी लेयर रखा जाए। ये बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्रीमी लेयर के लिए भी बोला है उसने, और इसीलिए ओबीसी में क्रीमी लेयर लगा था। अब भैया इसमें एक और है जो आखिरी में ईडब्ल्यूएस के लिए आया था, इसमें नहीं है। 103 संशोधन अमेंडमेंट, 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेसिस पे, 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेसिस पे ये आया था। यही इसमें 2 केस है, केस स्टडी थोड़ा देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 के केस स्टडी, अनुच्छेद 15 के 2 केस स्टडी है। केस स्टडी इसमें 2 आते हैं। एक है आपके चंपारण दोरीराजन केस 1951 का है, और दूसरा है बालाजी 1968 का केस, 1967 का केस। और इस केस में क्या हुआ था, यहाँ पर मेडिकल में कास्ट के बेसिस पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, या आजादी से पहले चल रहा था, मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन दिया था कास्ट के बेसिस पे, तो इसको हटाया था सुप्रीम कोर्ट ने। वो कौन सा? चंपारण दोरीराजन केस 1951 में। वहीं पर 67 में तमिलनाडु गवर्नमेंट का ही केस, तेलंगाना का केस है, जिसमें 68% रिजर्वेशन चला गया था, और ये 68% को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये 2 केसेस पड़े हुए हैं। आगे देखिए अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। 16 है कि सबका रोजगार सबके लिए राज्य को करना चाहिए। अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों के अवसर की समानता प्रदान करता है। किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
या राज्य के तहत किसी भी रोजगार और कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज में गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए है, गवर्नमेंट जो जॉब निकालती है उसमें धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, वंश के आधार पे और जन्म स्थान और निवास के आधार पे क्या नहीं, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कौन नहीं करेगा? तो राज्य नहीं करेगा। आगे देखिए, इसका अपवाद भी है। सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता के इस समान नियम के 3 अपवाद है। कौन कौन सा? संसद किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण में कुछ रोजगार या नियुक्ति के लिए एक शर्त के रूप में निवास निर्धारित कर सकती है, क्योंकि सार्वजनिक रोजगार निवास के अनुसार आवश्यकता अधिनियम 1897 और 1997 और 1974 में समाप्त हो गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर किसी भी राज्य के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कहने का मतलब है जो ये वाला निवास वाला शब्द है ना, ये आपके 74 से पहले था, 74 में जाके इसको समाप्त कर दिया गया था। और निवास के आधार पे आप मतलब ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लागू था कि यहाँ पर रिजर्वेशन हो सकता है निवास के आधार पे, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बाद आप अब किसी भी राज्य में ऐसा नहीं होगा कि निवास के आधार पे आप क्या करो, रिजर्वेशन प्रोवाइड करो। राज्य किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्ति या पदों पर आरक्षण प्रदान कर सकता है जिसका राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। मतलब यदि प्रतिनिधित्व नहीं है किसी भी समाज में, तो उसको प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए राज्य क्या कर सकता है, तो उसकी नियुक्ति कर सकता है। एक कानून ये प्रावधान कर सकता है कि धार्मिक और सांप्रदायिक संस्था से संबंधित कार्यालय का पदाधिकारी या उसके शाही निकाय का एक सदस्य विशेष धर्म संप्रदाय से संबंधित होना चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा चीजें जो रिलीजन से रिलेटेड है, धर्म से, तो उसमें उसी रिलीजन का होना चाहिए, उसमें भी भेदभाव नहीं। मतलब इस बात को लेकर नहीं कर सकते कि हमारे साथ इक्वालिटी नहीं, हम भी जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब 17वां देखिए, 17वां देखिए, इसमें भी 2 केस स्टडी है। एक है इंदिरा शाह केस है, जो कि 50% कैप दिया था, 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसे केस स्टडी मैंने डाल रखा है इसमें। केस स्टडी क्यों नहीं, केस स्टडी के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पे देखेंगे तो हर आर्टिकल में केस स्टडी आपको मतलब पूरा डिटेल में मैंने समझाया है। इंदिरा शाही केस में 50% कैप रखा था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए 17 अनटचबिलिटी का सिद्धांत। 17 अस्पृश्यता का समाप्त करता है, अनटचबिलिटी को, और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर रोक लगाता है। उत्पादन किसी भी विकलांगता को लागू करना या कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। कहने का मतलब है अनटचबिलिटी किसी भी रूप में, आप किसी भी रूप में नहीं समझा सकते कि अनटचबिलिटी होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो? मतलब आप ये नहीं कह सकते हो किताबों में लिखा है, किसी भी रूप में अनटचबिलिटी आपका वो गैर कानूनी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इलीगल है। और एक याद रखना, अनुच्छेद 17 केवल ऐसा है जो एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है, एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है, ये पूरी तरह लागू होता है बेटा, पूरी तरह लागू होता है, ठीक है। अब देखिए अनटचबिलिटी के खिलाफ बहुत सारे कानून बना है, जैसे 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को व्यापक रूप से संशोधन किया गया और इसका दायरा बढ़ाने और दंडात्मक प्रावधानों और अधिक कठोर बनाने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का नाम दिया गया। देखिए सिविल प्रोटेक्शन एक्ट है ये 1955 का, सिविल प्रोटेक्शन एक्ट, ये प्रावधान है, अनटचबिलिटी आप करते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा। ये अधिनियम नागरिक अधिकार को संविधान का अनुच्छेद
17 द्वारा अनटचबिलिटी के उन्मूलन के कारण किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होने वाली किसी भी अधिकार के रूप में परिभाषित करता है। शब्द का ना तो संवैधानिक और परिभाषित किया गया है। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 17 में एक प्रॉब्लम है। एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट होने के बावजूद भी इसको परिभाषा एक्सप्लेन अच्छी तरह से ना सुप्रीम कोर्ट ने किया है ना संसद ने किया है कि ये है क्या, किस पर लगेगा अनटचबिलिटी, ठीक है ना। तो ये पूरी तरह परिभाषित नहीं है। लेकिन मैसूर उच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 17 का विषय शाब्दिक या व्याकरणिक अर्थ में अनटचबिलिटी नहीं है, बल्कि देश में ऐतिहासिक रूप से विकसित हुआ प्रथा है। तो मैसूर उच्च न्यायालय ने यह माना था कि जो आप एक शब्द में इसका परिभाषा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका इतिहास जो है वो आपका बहुत ही पुराना है, ऐतिहासिक है, ठीक है ना। ये किसी भी जातियों में जन्म के कारण कुछ वर्गों के व्यक्तियों पर लगाई गई सामाजिक नियोक्ताओं को संदर्भित करता है। कहने का मतलब है कुछ लोगों के लिए, जैसे SC/ST के लिए, ठीक है ना, अभी शोषण होता है और पहले भी शोषण होते रहा है। तो ये लाना बहुत जरूरी था और ये अच्छी बात भी है। अब देखिए, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत यदि अनटचबिलिटी के आधार पर किए गए अपराधों के लिए 6 महीने तक कैद या 500 रुपया दोनों का जुर्माना हो सकता है। मतलब आपसे पूछ लिया जाएगा, जो सिविल प्रोटेक्शन एक्ट है इसके लिए, इसके तहत आपके 6 महीने की सजा और 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है। SC/ST एक्ट इसे भी इसीलिए आगे चल के ना SC/ST एक्ट लाया गया था। इसमें थोड़ा सा इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, समझ में आया। अब 6 महीने और 500 रुपये आजकल तो कोई भी दे देता, इसीलिए SC/ST एक्ट लाया गया था आगे चल के। अब देखो, अनटचबिलिटी के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए आयोग घोषित किया जाता है। मतलब जो भी लोग इसमें पकड़े गए ये काम करते हुए, अनटचबिलिटी को प्रमोट करते हुए, तो वो संसद के चुनाव नहीं लड़ सकते या विधान मंडल के चुनाव नहीं लड़ सकते। अधिनियम निम्नलिखित कृत्यों को अपराध घोषित करता है। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने और उसमें पूजा करने से रोकना। मतलब यदि कोई भी व्यक्ति को आप पूजा करने से, जो सार्वजनिक रूप से मंदिर है वहां पर प्रवेश करने से रोकते हैं तो ये अपराध है, ये दंडनीय अपराध है। पारंपरिक, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधारों पर अनटचबिलिटी को उचित ठहराना। मतलब आप कहोगे कि हमारे किताबों में लिखा है अनटचबिलिटी होना चाहिए, यदि ऐसा आप कहते हो तो आप दंड के हकदार हो मेरे भाई। आगे देखो, किसी भी दुकान, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान तक पहुंच से इनकार करना। छुआछूत के आधार पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति का अपमान करना। यदि अपमान करते हो तब भी आपको ऐसा ही होगा। सार्वजनिक लाभ के लिए स्थापित अस्पताल, शैक्षिक संस्थाओं या छात्रावासों में व्यक्तियों को प्रवेश देने से इनकार करना। यदि किसी भी व्यक्ति को, यदि ऐसा करते हो कि अस्पताल में या एजुकेशन जो संस्थाएं हैं या छात्रावास में उसके कास्ट के आधार पे ऐसे करते हो तो आपके ऊपर ये दंड लगाया जा सकता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनटचबिलिटी का प्रचार करना। किसी भी रूप में अनटचबिलिटी को आप हिंट देके भी करते हो तब भी आपको दंड लगेगा मेरे भाई। तो ये काम नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति को सामान बेचने या सेवाएं प्रदान करने से इनकार करना। आप किसी भी व्यक्ति से, यदि वो कोई भी सर्विस दे रहा हो या कोई बिजनेस कर रहा है, उस पर आप कमेंट कहते हो कि इसको इस कास्ट से है, इसको नहीं करना चाहिए, तब भी आप दंड के योग्य हो। आगे देखो, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि, क्या माना है कि 17 के तहत अधिकार किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ उपलब्ध है और ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना राज्य के संवैधानिक दायित्व है कि इस अधिकार का उल्लंघन ना हो। समझ में आया? ये राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है कि ऐसा नहीं हो। उसके लिए वो क्या करे, कानून बनाए, जैसे SC/ST एक्ट है। ठीक है, ये हुआ 17, ये हुआ 17 आपके। अब देखो अगला जो आर्टिकल है 18 है, उपाधियों का उन्मूलन। अनुच्छेद 18
उपाधियों को समाप्त करता है और इस संबंध में 4 प्रावधान है। ये उपाधियों का अंत करता है क्योंकि इससे राइट टू इक्वालिटी भंग होती है। यह राज्य के किसी भी निकाय, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, कोई भी उपाधि सैन्य या शैक्षणिक विशिष्ट को छोड़कर प्रदान करने से रोकता है। कहने का मतलब है कि यदि आपके पास सैन्य मतलब आर्मी, सैन्य से रिलेटेड हो या शिक्षा से रिलेटेड हो, तो कोई भी अपने नाम के आगे या पीछे कोई भी ऐसा टाइटल नहीं लगा सकते हैं जो कि राइट टू इक्वालिटी को भंग कर रहा हो। यह भारत के नागरिक को किसी भी विदेशी राज्य में कोई भी उपाधि स्वीकार करने से रोकता है। और यह क्या करता है कि भारत के नागरिक को किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार करने से रोकता है। कहने का मतलब है उपाधि तो मिल सकता है लेकिन उसको लगा नहीं सकते हो नाम के आगे। समझ में आया? नाम को नहीं लगा सकते क्योंकि इक्वालिटी के खिलाफ है मेरे भाई, इक्वालिटी के खिलाफ है, इक्वालिटी के खिलाफ है। ये देखिए, राज्य के अधीन किसी लाभ या विश्वास के पद पर आसीन कोई भी विदेशी राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से कोई पदवी स्वीकार नहीं कर सकता है। कहने का मतलब है कि राज्य के अधीन कोई भी लाभ या विश्वास के पद पर आसीन कोई विदेशी यदि भारत में है, विदेशी है और भारत के किसी पोस्ट पर है और उसको ये पदवी स्वीकार करना है, अवार्ड लेना है किसी भी देश से, तो उसको किसकी सहमति चाहिए? तो राष्ट्रपति की सहमति बहुत जरूरी है। आगे देखिए, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का कोई भी पद धारण करने वाले किसी भी नागरिक या विदेशी को राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से या उसके अधीन कोई उपहार, परिउपध्याय या पद स्वीकार नहीं करना चाहिए यदि बिना राष्ट्रपति की अनुमति से। कहने का मतलब यह है, उपरोक्त यह स्पष्ट है कि कुलीनों की वंशानुगत उपाधियां जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर आदि औपनिवेशिक राज्य द्वारा प्रदान किए गए थे, अनुच्छेद 18 द्वारा प्रतिबंधित है क्योंकि सभी का समान स्थिति में सिद्धांत के खिलाफ है। कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे महाराज, राय बहादुर और क्या भाई, राय साहब, दीवान बहादुर ऐसे उपाधि आप नहीं लगा सकते, ये खिलाफ है भाई। अब देखिए, 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री को संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि जो भारत रत्न मिलता है या पद्म श्री मिलता है या पद्म भूषण मिलता है, ये आप लगाना उचित नहीं है लेकिन ये इलीगल भी नहीं है। कहने का मतलब है इसने फैसला सुनाया कि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के अर्थ में उपाधि के बराबर नहीं है जो केवल कुलीनता के वंशानुगत उपाधियों से प्रतिबंधित करता है, इसलिए अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करते हैं क्योंकि समानता का सिद्धांत ये नहीं कहता कि योग्यता की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि उसने ये भी फैसला सुनाया कि इन्हें पुरस्कार विजेताओं के नाम के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ने प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। वही बात कहा है मैंने कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि लीगल नहीं है क्योंकि ये कोई हेरिडेटरी नहीं है, वंशानुगत नहीं है जैसे महाराज के टाइप के। लेकिन अब क्या करना है कि भैया इसको लगाना नहीं चाहिए। इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना 1954 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने की थी। तो आपको याद रखना है ये भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, पद्म श्री ये सारे चीजें कब आया था? तो 1954 में। किसके? मोरारजी देसाई के नेतृत्व जनता पार्टी सरकार में। 54 नहीं है यार, ये गलत, ठीक है। 1977 में इसे बंद कर दिया गया लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा उन्हें फिर से बाद में इसको बंद कर दिया गया था लेकिन फिर वापस इसको इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया था? तो वापस लेकर आई थी। अगला देखिए अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 और यह है आपका स्वतंत्रता का अधिकार।
आज के लिए ये आखिरी आर्टिकल है, उसके बाद 20 से आगे पढ़ेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप देखिए स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। स्वतंत्रता का अधिकार तो अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को निम्नलिखित 6 अधिकारों की गारंटी देता है बेटा। और आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन सा? तो पहला है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। पहला है कि राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार है और अभिव्यक्ति अपनी स्वतंत्रता है इसका। दूसरा शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार। आप किसी भी जगह पे शांतिपूर्वक बिना हथियार उठाए आप क्या कर सकते हो? असेंबली कर सकते हो। संघ, यूनियन या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। तीसरा कहता है कि आप संघ का निर्माण कर सकते हो, यूनियन का निर्माण कर सकते हो, या सहकारी समितियां जो कोऑपरेटिव है उसका भी निर्माण कर सकते हो, ठीक है, ये आपका अधिकार है। चौथा देखिए भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, मतलब भारत के किसी भी जगह पे जाके आप घूम सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशन है, कंडीशन हम आगे देखेंगे, ठीक है। पांचवा भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार। आप भारत के किसी हिस्से में जाके रह सकते हो, बस सकते हो। छठवा किसी भी पेशा अपनाने या कोई व्यवसाय व्यापार आदि करने का अधिकार है। आप कोई भी काम करिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, किसी को गवर्नमेंट सर्विसेज करना है या किसी को प्राइवेट करना है, किसी को और बिजनेस करना है, तो ये सब अधिकार आपको कहां से मिलता है? तो अनुच्छेद 19 से मिलता है बेटा, 19 से मिलता है ये, ठीक है। आगे देखिए ये 6 अधिकार केवल राज्य के कार्रवाई से सुरक्षित है, किसी व्यक्तियों से नहीं। इसके अलावा यह अधिकार केवल नागरिकों और किसी कंपनी के शेयर अधिकार धारकों के लिए उपलब्ध है, लेकिन विदेशी कानूनी व्यक्तियों जैसे कंपनियां, निगम आदि के लिए नहीं है। कहने का मतलब है यह अधिकार किसके लिए है? तो हाँ, नागरिक के लिए और कंपनी के शेयर होल्डर जो होते हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं और नागरिक है देश के, उनके लिए ये 6 के 6 अधिकार है, बाकियों के लिए नहीं। जो विदेशी है उनके लिए नहीं, या जैसे कंपनी हो या निगम हो उनके लिए भी यह अधिकार दिया नहीं गया है। आगे देखिए राज्य इन 6 अधिकारों को उपभोग पर केवल अनुच्छेद 19 में उल्लिखित आधार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, किसी भी अन्य आधार पर नहीं। कहने का मतलब है कि कुछ है जो कि आप देखिए कंडीशन है, और इस कंडीशन पर यहां है पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर, इसको ध्यान से देखते रहिए। और आगे है तो कुछ इसका, अब देखिए कुछ है जो कंडीशन है, आर्टिकल 19 में कुछ कंडीशन है, और इस कंडीशन के आधार पर क्या हो सकता है? तो आपको रोका जा सकता है। जैसे देखिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे पहला है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब ये इसका लिमिट कितना है, ध्यान से देखिए। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक नागरिक को अपने विचार, राय, विश्वास, दृढ़ विश्वास को मौखिक रूप से लिखकर मौद्रिक चिंता करना या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है कि अपने विचार को प्रकट कर सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू, अखबार में लिख के, या डिजिटल, आजकल तो यूट्यूब चल रहा है, तो यूट्यूब पर भी अपनी आजादी है उसकी स्वतंत्र रूप से कि अपने विचार को प्रकट कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित शामिल है। और क्या सतह है कि अपने विचार के साथ साथ अब क्या क्या शामिल है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, उसको देखो। अपने विचार के साथ साथ दूसरे के विचारों का प्रचार करने का अधिकार, अपना विचार करने के अलावा अपना विचारों को प्रचार करने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता है, वाणिज्य विज्ञापनों की स्वतंत्रता है, टेलीफोन पर बातचीत करने की टैपिंग के खिलाफ अधिकार है। मतलब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपका बिना पूछे आपके फोन की टैपिंग नहीं कर सकता है, आपका रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। यदि ऐसा करता है तो वो अपराध में माना जाएगा।
प्रसारण का अधिकार यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और सरकार का एक अधिकार नहीं है। कहने का मतलब है कि आप न्यूज जो है, अब न्यूज है या यूट्यूब पे अपने विचार को रख रहे हो तो ये अपना रखने का अधिकार है, इसमें सरकार का एक अधिकार नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा बुलाए गए बंद के खिलाफ अधिकार, मतलब ये जो बंद है, जो भारत बंद कर देते हैं, ये नहीं होना, क्योंकि ये अधिकार नहीं दिया गया है, ये अधिकार नहीं है, लीगल नहीं है भारत बंद करना या राज्य को बंद करना। सरकार गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार, मौन कोई स्वतंत्रता है, किसी भी अखबार पर फ्री सेंसरशिप लगाने के खिलाफ अधिकार है, मतलब आप किसी भी न्यूज चैनल यदि वास्तविक में वो सही है तो उसको बैन नहीं किया जा सकता है। प्रदर्शन धरना देने का अधिकार, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, मतलब आप प्रदर्शन कर सकते हो लेकिन आप क्या नहीं कर सकते हो, हड़ताल नहीं कर सकते हो। हड़ताल का मतलब स्ट्राइक होता है, जैसे कंपनी में जाके आप कि हम काम ही नहीं करेंगे जी लो, ऐसा नहीं कर सकते। प्रदर्शन कर सकते हो कि हम बता सकते हो कि हमारे कुछ है बातें हम अपना रखना चाहते हैं, तो प्रदर्शन करने का अधिकार है, हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। राज्य भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। रुक जाओ, ये 5 है 5, चलो बंद कर दो, रुको अभी थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ रहा है तो कल हम इसके आगे करेंगे। अभी आर्टिकल 19 पूरी तरह रहता है, हाफ बचता है, ध्यान से देखते रहिए, मजा आने वाला है, यूपीएससी की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।